नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में स्टेडियम रोड कैनाल पुल पर पिलर से टकराने से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत, घटना की जांच में जुटी पुलिस। राजनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया संदेश को लेकर रिटायर्ड चौकीदार और उसके पुत्रों पर 2 महिलाओं से मारपीट करने का लगाया गया आरोप, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज है जारी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मेघवन में एसएच 75 पर ट्रक बाइक टक्कर में हुई एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस, ट्रक और बाइक को किया गया जब्त। राजनगर की सुगाना उत्तरी पंचायत में घूरे की चिंगारी से फूस के घर में लगी आग, 2 मवेशियों की आग में झुलसने से हुई मौत, लाखों की संपत्ति हुई नष्ट, पुलिस व दमकल ने आग पर पाया काबू। अरेर थाना क्षेत्र के पौना गांव में घर के बाहर खड़ी मारुति इको में लगी आग, वाहन सहित एस्बेस्टस से जलकर हुए राख, शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है आशंका। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान प्रधान डाकघर के पास से एक सातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की अपाचे बाइक की गई बरामद, गिरोह की जांच है जारी। मधुबनी में यातायात सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान, नियम उल्लंघन पर काटा गया चालान, वहीं ट्रैफिक डीएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। और बदवापुर बाजार में कृषि विभाग ने उर्वरक दुकानों का किया निरीक्षण, विक्रेताओं से मूल्य व गुणवत्ता की ली गई जानकारी और गोदाम के खादों का किया गया जांच। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के स्टेडियम रोड स्थित कैनाल पुल पर मंगलवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद सफवान पिता मोहम्मद इलियास निवासी गोवा पोखर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक पुल पर बने झुके हुए पिलर से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मधुबनी शहर के स्टेडियम रोड स्थित कैनाल पर बने पुल पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक की पहचान मोहम्मद सफवान पिता मोहम्मद इलियास निवासी गोवा पोखर के रूप में की गई है। हादसा इतना भीषण था कि युवक को बचाया नहीं जा सका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोहम्मद सफवान स्टेडियम रोड स्थित कैनाल पुल से गुजर रहे थे। इसी दौरान वह पुल पर बने झुके हुए दूसरे पुलनुमा ढांचे अथवा पिलर से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें गंभीर चोटें आई और वे सड़क पर गिर पड़े। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल युवक को संभाला और आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद मोहम्मद सफवान को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में शोकपूर्ण माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की। मृतक के परिजनों ने किसी भी प्रकार का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार पंचनामा तैयार कर सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। वहीं लोगों का कहना है कि स्टेडियम रोड स्थित कैनाल पुल पर पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। पुल पर बनी झुकी हुई संरचनाएं और पर्याप्त संकेतक न होने के कारण आए दिन हादसों की आशंका बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल की संरचनात्मक खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या नाम है आपका? घटना हुई थी आपसे? श्रीनिवास नाम है। श्रीनिवास, क्या घटना हुई थी यहाँ पे? यहाँ पर जो ये सामने पोल है जो रोड के सामने से गुजर रहा है, वो आ रहा था सामने से, इस पोल से टकराया होगा शायद, और उसके बाद जो हम लोग देखे उस समय वो सामने नीचे गिरा हुआ था और उसका मोटरसाइकिल आगे 100-200 मीटर दूरी पे जाकर के पत्थर से टकराया। जब टकराया तो उस पत्थर से टकराने के बाद उसका टायर जो है फट गया। टायर फटने का आवाज जब आया तब हम लोग बाहर निकल के देखे ऊपर से, तो देखे वो नीचे लेटा हुआ था। ब्लड वगैरह भी गिरा था क्या? नहीं, ब्लड वगैरह कुछ नहीं गिरा हुआ आसपास था। में कोई गाड़ी थी उस समय? नहीं, कोई गाड़ी नहीं था। और फिर हम लोग जो नीचे आए तो देखे जो वो लेटा हुआ था। फिर और भी लोग आए, फिर उसको उठाए तो उसको होश नहीं था। बाद में जो है उसका गाड़ी वहां से लाया गया। गाड़ी आने के बाद जो है उसमें देखे कि गाड़ी में जो है मोबाइल स्टैंड लगा हुआ था, उसी में जो है मोबाइल था। मोबाइल में गाना ऑलरेडी पहले से चल रहा था, लॉक था नहीं, तो उसी से जो है फिर उसका कॉल हिस्ट्री देखे, जो सबसे ऊपर नंबर था उस पर कॉल किया गया तो वो रिसीव किया, बताया जो कि यहीं भगवाड़ा के पास ही घर है, आ रहे हैं। तो कुछ देर के बाद वो लोग भी आए। तब तक जो है बगल से एक कार जा रहा था, उसी को रोका गया और उसी में जो है उसको लेकर के जो है सदर अस्पताल भेजा गया। कुछ देर के बाद 112 भी आई, वो गाड़ी वगैरह का फोटो लिया और उसका वो भी चली गई, वो भी अस्पताल गई। उसके बाद वहाँ से पता चला कि उसका डेथ हो चुका है। जिस वक्त इसको लेके जाया गया उसको जिंदा था? ये नहीं बता सकते हैं कि वो जिंदा था या फिर वही मर गया था, लेकिन होश में नहीं था। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर भेजे गए एक संदेश का जवाब देना 2 महिलाओं को भारी पड़ गया। आरोप है कि एक रिटायर्ड चौकीदार और उसके पुत्रों ने दोनों महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना में नाजनी खातून और सबाना खातून गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है। पीड़िता के अनुसार घटना 27 दिसंबर की रात हुई। वहीं पुलिस पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। वहीं महिलाएं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। सोशल मीडिया पर मजाक में किए गए एक संदेश का जवाब देना 2 महिलाओं को भारी पड़ गया। मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक रिटायर्ड चौकीदार और उसके पुत्रों पर 2 महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है। घायल महिलाओं की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के रतिकर बेसुआनी वार्ड संख्या 12 निवासी फूल बाबू की पत्नी नाजनी खातून और उनकी बहन सबाना खातून के रूप में की गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान नाजनी खातून ने बताया कि यह घटना बीते 27 दिसंबर की रात की है। उनके अनुसार समीम नामक युवक ने उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश भेजा था, जिसका उन्होंने सामान्य रूप से जवाब दे दिया। इसी बात को लेकर समीम और उसके परिजनों ने यह मान लिया कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। नाजनी खातून का आरोप है कि इसके बाद समीम, कलीम, अजीज और उनके पिता मोहम्मद रोजिद, जो राजनगर थाना में पूर्व में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे, सभी एकजुट होकर उनके घर में घुस गए और दोनों महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट इतनी गंभीर थी कि दोनों महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई। घायल महिला ने यह भी बताया कि घटना के दौरान ही राजनगर थाना को सूचना दी गई थी, लेकिन उस समय पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जब वे थाना में लिखित आवेदन देने पहुंची तो आरोप है कि रिटायर्ड चौकीदार मोहम्मद रोजीद ने जबरन उनका आवेदन छीनकर फाड़ दिया। वहीं थाना अध्यक्ष द्वारा यह कहे जाने का भी आरोप लगा है कि गांव में ही पंचायत कर मामला सुलझा लिया जाए। नाजनी खातून ने
आगे बताया कि आरोपितों द्वारा पहले भी उनके साथ मारपीट की जा चुकी है। उस समय भी वे कार्रवाई के लिए थाना पहुंची थी, लेकिन गांव में आरोपितों के पक्ष में लोगों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल सका। फिलहाल दोनों घायल महिलाओं का इलाज सदर अस्पताल में जारी है और वे प्रशासन से न्याय तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। ना तो गेट पीटे तो हम सोचे कि मेरे पड़ोसा का रिश्तेदार है, गेट खोल दो। तो मेरे पति लाइन पे थे तो बोला बकरी सबको अंदर कर लो। अंदर कर रहे थे, मेरी बहन गेट खोल दी तो पीटने लगा। सीधा कुछ नहीं मेरे से पूछा, फिर भी इतना मारा। कौन मारा है? जमीन मारा मेरे गांव का कलीम चौकीदार का, जैसे चौकीदार का मारा। पूरा गांव वाले मिल के क्यों मारा है? कोई नहीं छोड़ा। क्यों मारे? हमको मैसेज किया पहले वो, तो हम मेरे गांव में एक चाचा था, उससे पूछे कि देखो ना क्या मैसेज किए हैं। तो कौन पे मैसेज किया था? फोन पे। तो हमको भी फोन करके वो भी हमको ठगा, तो हम भी ठगे। और 3 बच्चा का बाप था। यही बात सबके लिए गांव समाज में नहीं बोलता, पुलिस केस कर देता जाके अगर हम परेशान किए तो। ये बात सब नहीं पूछा, आके सीधा पीटने लगा, इतना मारा। फिर भी गांव वाले सबको बोले चाचा बचा लो, तो बोला तुम्हारा खानदान उठता है, हम क्यों बचाएंगे। तो बोल रहा था। थाना को सूचना दिए थे? सूचना दिए थे, लिख के भेजा। वो बोला जाओ, वहाँ तक बड़े बाबू के पास बात भी नहीं गया, फिर भी कल गए। तो वो ना सबको बोल दिया। फिर थाना वाला बोला जाओ तुम लोग मेरा रिकॉर्डिंग कर लिए होइएगा, नहीं कुछ करेगा। गाँव वाला पंचायती कर लो, हर बात में बोलता जाओ तुम्हारा अपना आदमी। हम बोले मेरा कोई नहीं अपना है। एक बार और गुंडा को घुसवा के फिर से बोला हम फैसला कर लेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग के लेके मारपीट हुआ है ना? हाँ, यही सब के लिए पूछा नहीं। अगर गलती की हमसे मेरे पापा को बोलते, थाना में जाके बोलते हम परेशान किए। घर घुस के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाजनी खातून। घर कहाँ हुआ? ऋषिकर बसवानी, थाना? थाना राजनगर, जिला मधुबनी। हम लोग तो कुछ नहीं किया, आया सीधा घर से, घर खोले मार का शुरू कर दिया। जो लोग मारा है उनको पहचानते हैं आप? हाँ पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं। सब गाँव ही कराने वाला? हाँ सब गांव का था, 2 ही बहन थे। अच्छा, क्या नाम है जो मारा है? जो मारा समीम कलीम नाम सब है, चिमना सब है। अच्छा, आपका क्या नाम है? शबाना खातून। तो इसके लिए गांव में आप लोग पंचायत भी किए थे ना? पंचायत नहीं किए, सब बोलता है। गए थे थाना पे तो वो कुछ नहीं, ये लिख के दिए थे आवेदन, तो फाड़ के फेंक दिया। कौन फाड़ के फेंक दिया? कलीम फाड़ के फेंक दिया। जो लोग हम लोग को बार का एक दागा नहीं है ना, 3 4 बार 5 बार ऐसे किया। वही लोग? हाँ वही लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना खातून। ये कौन हुआ आपका? ये मेरी बहन हुई, 2 ही बहन थे। हम कहीं दिया क्या करबे कहीं दिया गांव में है ना दोस्तों समाज चला समाज है ना देखो सर कैसे सब वाला गांव वाला दारू पी के ये मार रहा है, कोई नहीं बचा रहा है। देखो देखो दारू पी के कैसे कर रहे हैं। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मेघवन में डीके BM-SH 75 मुख्य सड़क पर बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे एक ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 28 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के पड़खच्चे उड़ गए। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया।
बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मेघवन गांव में DKBM SH 75 मुख्य सड़क पर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान कमतौल थाना क्षेत्र के कमतौल वार्ड संख्या 2 निवासी राम नरेश ठाकुर के पुत्र 28 वर्षीय निशांत कुमार भारद्वाज उर्फ नंदन के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बाइक से अपना काम पूरा कर घर लौट रहा था। इसी दौरान कमतौल की ओर से बसैठ की ओर जा रहे ट्रक से मेघवन में DKBM मुख्य सड़क पर विकास पासवान के घर के समीप आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के पड़खच्चे उड़ गए। वहीं सिर में गंभीर चोट लगने के कारण बाइक सवार युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सरपंच मोहम्मद अरमान सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन तब तक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद सरपंच द्वारा बेनीपट्टी थाना पुलिस एवं मृतक के स्वजनों को घटना की जानकारी दी गई। इधर घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने का प्रयास करने लगा। वहीं ग्रामीणों ने उसे खदेड़ कर पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया और ट्रक जब्त कर ली गई। सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना के SHO इंस्पेक्टर शिवशरण शाह, अपर SHO संजय कुमार सिंह, SI संतोष कुमार, सूर्यबल्ली कुमार, राम कुमार सिंह, रेणु कुमारी, ASI संतोष कुमार सहित पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। साथ ही ट्रक और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर थाना लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन में भी शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजन मौके पर पहुंचे। युवक की स्थिति देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और पूरा माहौल गमगीन हो गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के सुगौना उत्तरी पंचायत वार्ड 7 में घूरे से उठी चिंगारी से फूस के घर में आग लग गई। इस हादसे में शंभू ठाकुर का फूस का घर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आग की चपेट में आकर एक गाय की बछिया और एक बकरी भी झुलसकर राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगौना उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 7 में घूर से अचानक उठी चिंगारी ने भारी तबाही मचा दी। इस आगलगी की घटना में एक फूस का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि एक गाय की बछिया और एक बकरी जलकर मर गई। आग में साइकिल, बोर्डिंग पाइप, संदूक, टेबल, कुर्सी समेत लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। पीड़ित गिरी स्वामी शंभू ठाकुर ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए उनकी मां ने मवेशी के घर के पास घूर में अलाव जलाया था और सब्जी खरीदने भगवानपुर ग्रामीण हाट चली गई थी। इसी दौरान घूर से उठी चिंगारी ने फूस के पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोग ने तत्काल घटना की सूचना जयनगर थाना अध्यक्ष को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने अग्निशमन विभाग को अवगत कराया। मौके पर पहुंची 2 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग की चपेट इतनी तेज थी, जब तक ग्रामीण मवेशी और सामान को बचा पाते तब तक गाय की बछिया और बकरी आग की चपेट में आकर जल गई थी और घर का सारा सामान राख हो गया था। पीड़ित शंभू कुमार ठाकुर ने घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन को लिखित आवेदन देकर सहायता की गुहार लगाई है। घटना के समय मौके पर दीपक कुमार, देव कुमार राय, भगवती कुमार, जयप्रकाश ठाकुर सहित अन्य स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अडेर थाना क्षेत्र के पौना गांव में बीती रात राजीव झा के घर के दरवाजे पर खड़ी मारुति कंपनी की इको गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। गाड़ी एस्बेस्टस के घर में खड़ी थी। वहीं रात करीब 10 बजे पड़ोसियों ने आग देखकर शोर मचाया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गाड़ी और एस्बेस्टस का घर जल चुका था। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं गाड़ी से परिवार की आजीविका चलती थी।
बेनीपट्टी प्रखंड के अड़ेर थाना क्षेत्र के पौना गांव में बीती रात राजीव झा के घर के दरवाजे पर खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। अगलगी की इस घटना में मारुति कंपनी की इको गाड़ी के साथ साथ स्टील चदरा से बना एस्बेस्टस का घर भी जलकर नष्ट हो गया। मिली जानकारी के अनुसार राजीव झा प्रतिदिन की तरह बीती रात करीब 8:30 बजे अपनी गाड़ी को घर के बाहर दरवाजे पर स्थित एस्बेस्टस के घर में खड़ा कर भोजन करने के लिए घर के अंदर चले गए थे। भोजन के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। इसी दौरान रात करीब 10 बजे पास में ही सो रहे एक पड़ोसी ने आग लगने की सूचना दी और हल्ला मचाया। सूचना मिलते ही राजीव झा सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन जब तक आग पर नियंत्रण पाया जाता तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी और एस्बेस्टस का घर भी राख में तब्दील हो गया था। आग लगने के कारणों को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी के सहारे राजीव झा के परिवार का भरण पोषण चलता था। उनकी इको गाड़ी एक स्कूल में चलती थी, जिससे परिवार की आजीविका जुड़ी हुई थी। गाड़ी के जल जाने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में पीड़ित राजीव झा ने बताया कि वे इस घटना को लेकर थाने में आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने गश्ती और वाहन जांच के दौरान एक सातवर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। एसआई राजकिशोर राम के नेतृत्व में प्रधान डाकघर के पास कार्रवाई करते हुए अभियुक्त मोहम्मद शहजाद को रंगे हाथ पकड़ा गया। वह जयनगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर का निवासी है। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी लंबे समय से चोरी की घटनाओं में संलिप्त था और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मधुबनी नगर थाना पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सक्रियता एवं सतर्कता का परिचय देते हुए एक सातर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई नगर थाना पुलिस द्वारा नियमित गश्ती एवं वाहन जांच अभियान के दौरान की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुबनी नगर थाना की पुलिस टीम ने एसआई राजकिशोर राम के नेतृत्व में वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए मधुबनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रधान डाकघर के समीप गश्ती एवं वाहन चेकिंग के दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल चोरी करते हुए एक अभियुक्त को रंगे हाथों धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर निवासी मोहम्मद आजाद के पुत्र मोहम्मद शहजाद के रूप में की गई है। इस संबंध में मधुबनी नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बुधवार को दिन के लगभग 12:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर के विरुद्ध आवश्यक कागजी एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है तथा उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में संलिप्त था तथा उसके विरुद्ध पूर्व में भी संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जानकारियां सामने आती रहती थी। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त से की गई गहन पूछताछ के दौरान मोटरसाइकिल चोरी के एक संगठित गिरोह से जुड़े कई बड़े सुराग उजागर हुए हैं। इन सुराग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष ने विश्वास जताया कि शीघ्र ही इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी।
अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मधुबनी ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन की देखरेख में मधुबनी ट्रैफिक थाना की पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, गलत लेन या वैध कागजात न होने वाले वाहन चालकों पर मौके पर चालान किया गया। इंस्पेक्टर ने वाहन चालकों से अपील की कि नियमों का पालन करें और सभी कागजात साथ रखें। मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मधुबनी ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार के निर्देश पर मधुबनी ट्रैफिक इंस्पेक्टर
नीलमणि रंजन की उपस्थिति में मधुबनी ट्रैफिक थाना की पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान मधुबनी नगर थाना के समीप स्थित ट्रैफिक डीएसपी कार्यालय के पास संचालित किया गया, जहां बड़ी संख्या में वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कागजातों की बारीकी से जांच की गई। बिना हेलमेट वाहन चलाने, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, गलत लेन में वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर तुरंत कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान काटा गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इस अवसर पर मधुबनी ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि नियमों की अनदेखी न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन सकती है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। वहीं वाहन के सभी वैध कागजात साथ रखें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें। ट्रैफिक पुलिस का यह सघन वाहन जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि मधुबनी शहर में सुचारू और सुरक्षित यातायात व्यवस्था कायम रखी जा सके। सर, वाहन चेकिंग चलाया जा रहा है थाना चौक समीप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हम लोग अभी यातायात पुलिस की तरफ से रूटीन के जो चेकिंग होता है नंबर्स के लेके भी हम लोग सभी चौक चौराहा पे अभी पुलिस उपाधीक्षक यातायात के कार्यालय के पास हम लोग गाड़ी का जो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगा रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, उसका हम लोग फाइन करें। इसके अतिरिक्त हम लोग टोटो को भी पकड़ रहे हैं। बहुत सारे पेपर और न्यूज के माध्यम से या प्लस पब्लिक के माध्यम से आ रहा है कि बहुत लोग बिना लाइसेंस का ही गाड़ी चला रहे हैं। तो उसी का आलोक में हम लोग आज करीबन टोटो पकड़े हैं, करीबन 50 मोटरसाइकिल से अभी तक फाइन 20 हज़ार का फाइन अभी तक हम लोग कर दिया। लगातार यह अभियान चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त हम मधुबनी वासी को नंबर्स की ढेर सारी बधाई या शुभकामना देते हैं कि आप जब भी घर से निकले हेलमेट ला के निकले, सीट बेल्ट लगा के चले। क्या नाम है? मेरा नाम नीलमणि रंजन, यातायात इंस्पेक्टर मधुबनी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर बाजार में कृषि विभाग की टीम ने उर्वरक दुकानों की सघन जांच की। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राम अनुज प्रसाद ने विक्रेताओं से खाद और बीज के मूल्य व गुणवत्ता के बारे में पूछताछ की। किसानों की शिकायत पर दुकानों के भंडार का निरीक्षण किया गया और पॉस मशीन की जांच की गई। गोदाम में रखे खाद के कई सैंपल लिए गए। वहीं जांच में नरेंद्र नाथ का किसान घर, ललन प्रसाद का मां अंबे ट्रेडर्स और जितेंद्र शाह का गणपति ट्रेडर्स शामिल थे। मधवापुर बाजार में कृषि विभाग की टीम ने उर्वरक दुकानों की जांच की। मंगलवार की शाम हुई जांच के दौरान अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राम अनुज प्रसाद ने विक्रेताओं से खाद बीज के मूल्य व उसकी गुणवत्ता विषय में पूछताछ की। किसानों की शिकायत पर दुकान के भंडार का निरीक्षण किया गया और पॉस मशीन की जांच की गई। पदाधिकारी ने गोदाम में रखे खाद की गुणवत्ता की बारीकी से जांच के लिए अनेक तरह के सैंपल लिए। जिन दुकानों की जांच की गई उनमें नरेंद्र नाथ का किसान घर, ललन प्रसाद का मां अंबे ट्रेडर्स, जितेंद्र शाह का गणपति ट्रेडर्स आदि के नाम शामिल थे। जांच टीम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के साथ बीएओ रतीश चंद्र झा, समन्वयक मुकेश मिश्रा, रणधीर कुमार, रोहित कुमार, सलाहकार अशोक लाल समेत कई लोग मौजूद रहे। उचित मूल्य पर खाद निर्धारित जो है मूल्य उस पर मिले, किसी भी प्रकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लंघन नहीं हो, मिलावटी खाद सही खाद मिले किसानों को। हम लोग इसके लिए विभाग हमेशा तत्पर हैं। इसी के आलोक में आज जांच की है। इसी के आलोक में छापेमारी एक तरह का है। अच्छा, लेकिन इसमें सर फीडबैक किस तरह से मिला है किसानों का? फीडबैक स्थिति नियंत्रण में है, ठीक ठाक है। कहीं से कोई शिकायत अभी शिकायत मिलने पर न कार्रवाई होगी। शिकायत जब डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच मधुबनी नगर निगम ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती और अन्य पदाधिकारी स्वयं कंबल बांटकर गरीब और असहाय लोगों की मदद किए। मेयर अरुण राय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ठंड में असहाय न रहे और शहर के विकास के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाई जा रही है। नगर निगम शहर को सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक बनाने पर भी काम किया जा रहा है।
बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए मधुबनी नगर निगम द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मानवीय पहल का उद्देश्य ठंड से प्रभावित गरीब, असहाय एवं बेसहारा लोगों को राहत पहुंचाना था। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम की टीम ने विभिन्न स्थानों पर जाकर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए, जिससे लोगों के चेहरों पर राहत और संतोष देखने को मिला। इस अवसर पर मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती, समाज सेवी प्रशांत राय सहित नगर निगम के कई पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने स्वयं जरूरतमंदों को कंबल प्रदान कर मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान मेयर अरुण राय ने डेन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम का प्रयास है कि ठंड के इस मौसम में कोई भी व्यक्ति असहाय न रहे। उन्होंने कहा कि नगर निगम लगातार ऐसे सामाजिक कार्य कर रहा है और आगे भी जरूरतमंदों के लिए राहत कार्य जारी रहेंगे। मेयर ने कहा कि मधुबनी शहर के सर्वांगीण विकास के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। मेयर अरुण राय ने दावा किया कि आने वाले 3 महीनों के भीतर मधुबनी नगर निगम क्षेत्र पूरी तरह चकाचक नजर आएगा। उन्होंने बताया कि शहर के प्रत्येक चौक चौराहे को सुंदर और आकर्षक बनाया जाएगा तथा वहां तिरंगा लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे शहर की पहचान और भी सशक्त होगी। स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान और नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने भी नगर निगम की इस पहल की सराहना की और कहा कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को बेहतर सुविधाएं देना और जरूरतमंदों की मदद करना है। कंबल वितरण कार्यक्रम से यह संदेश दिया गया कि नगर निगम न सिर्फ विकास कार्यों में बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ कार्य करता है। नगर निगम के द्वारा जो कंबल बंटवारा हुआ हो, जरूरतमंद को जो है, जो जरूरतमंद है वो 11 तारीख को लहरियागंज में मेयर के द्वारा करेंगे। आज जो बंटवारा हुआ है और निगम के द्वारा जो हमारे यहाँ कर्मी है, जो हमारे यहाँ काम करता है 1 वार्ड से 45 वार्ड में, और जो नगर निगम में जो कुछ लोग काम करते हैं, इन लोगों के लिए जो आजकल कंबल वितरण हुआ। सर, आज से तिरंगा लाइट लगना भी प्रारंभ हो गई है, इस पे आपका क्या कहना, कितना दिन में लग के पूरा? आज 31 तारीख है। आप 1 से 45 वार्ड नगर निगम में तिरंगा का टेलर देख रहे हैं। हमारे नगर आयुक्त बहुत कर्मठ हैं, वो आए हैं और एक काम 3 महीना के अंदर आपको शहर में बहुत दिखाई देगा और एक चर्चा का विषय बनेगा कि निगम में क्या क्या हो रहा है, कैसा काम हो रहा है। तो तिरंगा तो आज टेलर है। सर, आज 2025 का अंतिम दिन है, 2026 आने वाला है। नगर निगम जनतावासी 2026 में किस तरह के स्वरूप देखेंगे? अभी तो बता ही दिए आपके चैनल के माध्यम से कि 26 अब लास्ट मत कीजिए, हम 3 महीना की बात कर रहे हैं। 26 में आप देखिएगा, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से जो है शहर में 1 से 45 वार्ड में काम दिखाई देगा। जहां तहां आप सिर्फ काम देखिएगा। जैसे बगल में विवाह भवन है, उसको पूरा एक ही, जो औरों शहर में अच्छा होटल में जो विवाह भवन रहता है, वो हिसाब से मतलब मधुबनी नगर निगम में विवाह भवन देखिएगा। बगल में पार्क बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा 3 महीना के अंदर। और भी बहुत काम ऐसा है, जैसे 20 तारीख वार्ड में आप लाइट जो है कुछ ही दिनों के बाद देखिएगा, तिरंगा के बाद जो है 20 तारीख वार्ड में लाइट लगेगा। जहां नाला रोड नहीं है, एक जगह 1 से 45 वार्ड में चिन्हित किया गया है और वहां जो है बहुत जल्द टेंडर के द्वारा हो या विभागीय हो काम होगा। साथ 6 तारीख को हम लोग नल जल योजना पर बैठक बोर्ड का मीटिंग होगा और उसमें निर्णय लेंगे कि 6 महीना के बाद जो परेशानी होगा आज ही उनको दुरुस्त कर दे। तो 6 तारीख को जो है नल जल पर जो है बैठक करके, वो भी मतलब जो है पानी से अपने मतदाता मालिक को 1 से 45 वार्ड के जनता को हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं
कि इस बार गर्मी में हमारा जनता बाल्टी लेके दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर घर पानी का व्यवस्था नगर निगम के द्वारा किया जाए। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड उर्वरक निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक ई किसान भवन में प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों ने रबी फसलों के लिए यूरिया, टीएपी और पोटास की पर्याप्त सरकारी दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, रैक पॉइंट लगाने और स्टॉक व मूल्य सूचना पट पर दिखाने की मांग की। अधिक मूल्य पर खाद मिलने और कालाबाजारी रोकने के लिए सतत निगरानी और टास्क फोर्स सक्रिय रहने की जरूरत बताई गई। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप ई किसान भवन के सभागार में बुधवार को प्रखंड उर्वरक निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सोनी देवी ने की और संचालन प्रखंड कृषि पदाधिकारी नौसाद अहमद ने किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने रबी फसलों की खेती के दौरान उर्वरक की समस्या को दूर करने और जरूरत के अनुसार उचित मूल्य पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की। सदस्यों ने मधुबनी में रैक पॉइंट लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों को उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो सके। बैठक में यह भी कहा गया कि रबी फसलों में यूरिया, डीएपी और पोटास की मांग अधिक रहती है, इसलिए वितरकों के पास इन खादों की भरपूर मात्रा में सरकारी दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सदस्यों ने सभी खाद दुकानों पर स्टॉक और मूल्य की जानकारी सूचना पट पर अंकित करने, खाद का स्टॉक बनाए रखने और केवल आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से मूल किसान को पॉश मशीन से उर्वरक उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही पिछली बैठक में पारित प्रस्तावों पर अमल की स्थिति पर जानकारी साझा करने की भी बात उठी। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि सिर्फ बैठक करने से किसानों का भला नहीं होगा और यह बैठक रबी फसल की बुआई से पहले होनी चाहिए थी। इस समय सरकारी दर से यूरिया 267 रुपए प्रति किलो की जगह 350 से 400 रुपए, डीएपी 1350 रुपए की जगह 1700 से 1800 रुपए और पोटास 1800 रुपए की जगह 2100 से 2200 रुपए में मिल रही थी, जबकि अधिकारी मौन थे। उन्होंने सतत निगरानी और टास्क फोर्स के सक्रिय रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। बीओ ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में करीब 3 दर्जन अनुज्ञप्ति आधारक खाद विक्रेताओं के पास वर्तमान में 48 एमटी मिक्सचर खाद, 14 एमटी डीएपी, 90 एमटी यूरिया और 17 एमटी पोटास सहित कुल 169 एमटी खाद उपलब्ध हैं और जरूरत पड़ने पर और खाद मंगवाई जा सकती है। बैठक में बीडीओ महेश्वर पंडित, बीसीओ सुरेश राम, प्रखंड सूत्री समिति के अध्यक्ष बबलू गुप्ता, भाजपा के जय सुंदर मिश्र, मदन कुमार कर्ण, कृषि कर्मी श्याम कुमार झा, डब्लू चौधरी समेत किसान सलाहकार भी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। ठंड और शीतलहर के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जारी है। सरकार ने 12 बजे से 1 बजे तक बच्चों को घर से लाकर गर्म खाना खिलाने का निर्देश दिया है। हालांकि अधिकांश केंद्रों पर सेविका या सहायिका अनुपस्थित पाई गई और बच्चों की संख्या नगण्य रही। सेलरा केंद्र 128 पर केवल सहायिका मौजूद थी, वहीं बेलही केंद्र 108 पर सेविका मोबाइल चलाती दिखी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और एलएस निरीक्षण में खानापूर्ति कर रहे हैं। रीता रानी ने कहा कि ठंड के दौरान दोनों कर्मी उपस्थित रहेंगी और बच्चों को गर्म खाना खिलाया जाएगा। बीते कई दिनों से पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में परिवर्तन किया है। इसके अनुसार 2 दिनों से गिरते तापमान को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका और सहायिका द्वारा बच्चों को उनके घर से केंद्र तक लाकर गर्म खाना खिलाने के बाद पुनः घर भेजना है। विभाग ने इसके लिए सभी केंद्रों पर 12 बजे से 1 बजे तक का समय निर्धारित किया है। हालांकि जयनगर प्रखंड के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस निर्धारित समय के बावजूद बच्चों की संख्या नगण्य देखी जा रही है। कई केंद्रों पर सेविका अनुपस्थित थी और कहीं-कहीं केवल सहायिका उपस्थित थी। बुधवार को सुबह 11:53 पर सेलरा पंचायत के सामुदायिक भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 128 पर जब निरीक्षण किया गया तो केवल सहायिका उपस्थित थी और सेविका अनुपस्थित थी। उस समय बच्चों की संख्या केवल 8 मौजूद थी। मौके पर मौजूद सहायिका ने बताया कि सेविका अभी घर पर हैं और ठंड के कारण बच्चे नहीं आए हैं। इसी दिन 12:50 पर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के अडराहा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 108 पर निरीक्षण किया गया।
इस केंद्र पर सेविका मोबाइल फोन चलाती हुई दिखी, जबकि सहायिका और बच्चे अनुपस्थित पाए गए। सेविका ने बताया कि ठंड के कारण बच्चे अनुपस्थित हैं। आपको बता दें कि अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और निरीक्षण का काम एलएस द्वारा नियमित रूप से किया जाता है और इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और एलएस दोनों केवल निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस कारण कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका अपनी मन मर्जी से काम करती हैं और बच्चों के आने जाने या समय पालन की गंभीरता नहीं दिखती। इस संदर्भ में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रीता रानी ने बताया कि ठंड को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों पर बच्चों को गर्म खाना खिलाकर वापस भेजना है। इस अवधि के दौरान सेविका और सहायिका दोनों उपस्थित रहेंगी ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आंगनबाड़ी केंद्र सही तरीके से संचालित हो सके। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। बेनीपट्टी अनुमंडल स्तरीय निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप की गलत प्रथाओं, जन वितरण विक्रेताओं की जांच, रोस्टर के अनुसार अनाज वितरण और ठंड में
मिट्टी तेल आपूर्ति की मांग की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच दल गठन और सभी प्रतिनिधियों की अगली बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी सदस्यों ने नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल स्तरीय निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सदस्य बशनु मंडल ने बताया कि पाली पंचायत के लिए गैस एजेंसी आवंटित है, लेकिन यह नगर पंचायत बेनीपट्टी में संचालित हो रही है, जिससे पाली पंचायत के आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिला पार्षद नसीमा प्रवीण ने मकिया पंचायत के जन वितरण विक्रेताओं की जांच की मांग की। सदस्य आनंद कुमार झा, अनीता कुमारी और सुजीत झा ने बताया कि गैस एजेंसी वाले होम डिलीवरी के नाम पर 40 से 50 रुपए लेते हैं, जबकि गाड़ी पर फ्री होम डिलीवरी लिखा रहता है। आनंद कुमार झा ने यह भी बताया कि पेट्रोल पंप पर सही माप और गुणवत्तापूर्ण तेल नहीं दिया जाता है। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच दल गठन कर इसकी जांच करने का आदेश दिया। मोहम्मद ताजुद्दीन ने बिस्पी से बनकट्टा के बीच पेट्रोल पंप खोलने के लिए एसडीओ से पहल करने का अनुरोध किया। विष्णुदेव यादव ने बताया कि जन वितरण व्यवस्था वर्तमान में संतोषजनक है। बस गोदाम से डीलरों को रोस्टर के अनुसार अनाज मिले, इसे सुनिश्चित किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी एमओ को निर्देश दिया कि सभी डीलरों को केवल रोस्टर के अनुसार ही अनाज उपलब्ध कराया जाए और यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर अनाज नहीं दिया जाता है तो इसकी पूर्व सूचना मैसेज के माध्यम से देना सुनिश्चित करें। कालीकांत झा ने ठंड के मौसम में मिट्टी तेल की आपूर्ति की मांग की है। अरुण कुमार यादव ने बताया कि पिछले कई बैठकों से गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के प्रतिनिधि बैठक में नहीं आते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने एडीएसओ को निर्देशित किया कि अगली बैठक से सभी गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप प्रतिनिधियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बैठक में जय सुंदर मिश्र, मदन लाल कर्ण, शोभा भारती और प्रेम शंकर राय ने जन वितरण व्यवस्था पर संतोष प्रकट किया। सभी उपस्थित सदस्यों ने आगामी नववर्ष 2026 के लिए सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं दी और अनुमंडल पदाधिकारियों ने भी सभी को वर्ष 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं दी। बैठक में एडीएसओ राजकुमार झा, मधवापुर एमओ श्रीकांत कुमार, बिस्फी के एमओ कौशल कुमार समेत कई कर्मी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नववर्ष 2026 पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उच्चैठ भगवती स्थान बेनीपट्टी को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग बिहार सरकार को स्वीकृति का औपचारिक अनुरोध किया है। मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल 11 एकड़ 61 डिसमिल है और यह प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। प्रस्तुति में परिसर विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और पर्यटक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। यह पहल धार्मिक आस्था को मजबूत करने, पर्यटन और रोजगार बढ़ाने तथा जिले को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने में सहायक बनेगा। नव वर्ष के अवसर पर मधुबनी जिले के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला कदम उठाते हुए जिला अधिकारी आनंद शर्मा द्वारा उच्चैठ भगवती स्थान बेनीपट्टी को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने हेतु पर्यटन विभाग बिहार सरकार के सचिव को पत्र लिखकर औपचारिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। यह पहल न केवल धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करेगी बल्कि जिले के पर्यटन, रोजगार और समग्र विकास को नई गति देगी। जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में संयुक्त कंसल्टेंट आर्किटेक्ट से प्राप्त विस्तृत प्रस्तुति संकलन की गई, जिसमें मंदिर परिसर के समग्र विकास, आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार और सौंदर्यीकरण की स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत की गई। पत्र में उल्लेख किया गया कि उच्चैठ भगवती स्थान बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत नगर पंचायत बेनीपट्टी में स्थित है, जिसकी दूरी जिला मुख्यालय मधुबनी से लगभग 26 किलोमीटर है। मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल लगभग 11 एकड़ 61 डिसमिल है। यह स्थल प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है और छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। यहाँ प्रत्येक माह बिहार के विभिन्न जिलों एवं पड़ोसी देश नेपाल से हजारों श्रद्धालु दर्शन, पूजन, विवाह, मुंडन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आते हैं। विशेष रूप से शारदीय नवरात्र के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं का समागम होता है, जिससे यह स्थल राज्य के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में शुमार हो जाता है। उच्चैठ भगवती स्थान पर समय समय पर बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वरीय प्रशासनिक पदाधिकारीगण भी दर्शनार्थ आते हैं।
जो स्थल की महत्वता और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। पर्यटन विभाग बिहार सरकार के सहयोग से वर्ष 2019 से यहां उच्चैठ कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार एवं कलाकार भाग लेते हैं। यह महोत्सव मधुबनी की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की महत्वपूर्ण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत उच्चैठ भगवती स्थान के समीप से उग्रतारा भगवती स्थान सहरसा तक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे भविष्य में श्रद्धालु और पर्यटकों की पहुंच और अधिक सुगम होगी। दिनांक 11 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा संयुक्त इनका कंसल्टेंट आर्किटेक्ट्स और स्थानीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों के साथ पूरे मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के उपरांत आर्किटेक्ट्स को विस्तृत विकास प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिसे बाद में विस्तृत प्रस्तुति के रूप में समर्पित किया गया। मंदिर परिसर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तुति को पर्यटन विभाग को भेजते हुए जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन का अनुरोध किया गया है, ताकि उच्चैठ भगवती स्थान को सुनियोजित ढंग से एक आदर्श धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। उच्चैठ भगवती स्थान के विकास की यह पहल मधुबनी जिले के लिए नव वर्ष का अमूल्य उपहार है, जो आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और जिले को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने में सहायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिले भर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के मद्देनजर जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय और विभिन्न अंचलों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की समुचित व्यवस्था की है। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को 2905 किलोग्राम और अब तक 14,655 किलोग्राम सूखी लकड़ी अलाव के लिए जलाई जा चुकी है। जिले के कुल 278 स्थानों पर अलाव लगाए गए हैं। वहीं यह व्यवस्था राहगीरों, आमजन और जरूरतमंदों को राहत देने में मदद कर रही है। जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला अधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय सहित विभिन्न अंचलों और नगर निकाय क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की समुचित व्यवस्था की है। यह व्यवस्था आमजनों, राहगीरों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी ठंड और शीतलहर की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। अलाव की स्थिति को देखते हुए बाबूबरही में 6, बासोपट्टी में 4, बेनीपट्टी में 6, बिस्फी में 5, घोघडिया में 5, हरलाखी 3, जयनगर में 36, कलवाही में 3, खजौली में 5, लदनिया में 4, लौकहा में 10, लौकही में 5, मधेपुर में 3, मधवापुर में 6, पंडौल में 3, फूलपरास में 6, वहीं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में 25 समेत जिले के कुल 140 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और अब तक जिले के कुल 278 स्थानों पर अलाव लगाए जा चुके हैं। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को 2,905 किलोग्राम तथा अब तक 14,655 किलोग्राम सूखी लकड़ी अलाव के लिए जलाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार विधान परिषद दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम निर्वाचक सूची के प्रकाशन के लिए उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची से अवगत कराया गया। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,667 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 29,093 मतदाता शामिल हैं। अंतिम सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है। अहर्ता तिथि 1 नवंबर 2025 के आधार पर बिहार विधान परिषद 5 दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची की तैयारी के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन के क्रम में उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30 दिसंबर 2025 को सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। अंतिम प्रकाशन से संबंधित मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रारूप निर्वाचक सूची में 951 पुरुष, 139 महिला, वहीं अंतिम प्रकाशन में 481 पुरुष, 96 महिला, वहीं शुद्ध मतदाता पुरुष में 1,432 पुरुष, 235 महिला, तृतीय लिंग 0, वहीं कुल मतदाता 1,667 शामिल हैं।
वहीं दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में प्रारूप निर्वाचक सूची के आधार पर 11,389 पुरुष, 3,820 महिला, वहीं तृतीय लिंग शून्य है। अंतिम प्रकाशन में 10,134 पुरुष, 3,750 महिला शामिल हैं। साथ ही शुद्ध मतदाता में 21,523 पुरुष, 7,570 महिला, वहीं कुल मतदाता 29,093 शामिल हैं। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम प्रकाशन सूची से अवगत कराया। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर तथा मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी पुलिस द्वारा समस्त जिले वासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। नववर्ष के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक मधुबनी ने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है। यह टीम नागरिकों की सुरक्षा, शांति बनाए रखने और किसी भी आपात घटना में तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमेशा सतर्क रहेगी। मधुबनी पुलिस द्वारा समस्त जिले वासियों को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामना दी गई। वहीं वर्ष 2026 के अवसर पर मधुबनी जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, आपातकालीन परिस्थितियों से तुरंत निपटाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा क्विक रिस्पांस टीम QRT का गठन किया गया। यह टीम हर प्रकार की आपदा स्थिति में तत्परता के साथ त्वरित कार्रवाई करेगी और जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वैदेही कला परिषद के तत्वाधान में वार्षिक स्वर्गीय पार्वती मिश्रा स्मृति समारोह मधुबनी के एक निजी होटल में आयोजित की गई। कार्यक्रम में संगीत की महत्वता और पार्वती मिश्रा के योगदान पर चर्चा की गई। दीप प्रज्वलन से उद्घाटन किया गया और मैथिली अकेडमी को पूर्ण रूप से संचालित करने की मांग रखी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शताक्षी मिश्रा, सर्वश्रेष्ठ मिश्र, शिवम मिश्रा, आशुतोष मिश्रा समेत कई लोग शामिल हुए। मधुबनी शहर स्थित एक निजी होटल के सभागार में मिथिला की प्रसिद्ध संस्कृत संस्था वैदेही कला परिषद के तत्वाधान में वार्षिक समारोह स्वर्गीय पार्वती मिश्रा स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संगीत की महत्वता और स्वर्गीय पार्वती मिश्रा के संगीत संरक्षण एवं संवर्धन में योगदान का उल्लेख दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्नेहा वत्स और निर्मला कुमारी द्वारा गोसाउनिक गीत और जानवी मिश्रा के स्वागत गान से हुई। प्रारंभ में समिति के संरक्षक चेतना समिति के उपाध्यक्ष उमेश मिश्र ने अतिथियों का स्वागत किया और समिति के उद्देश्य तथा उपलब्धियों को विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद राम श्रृंगार पांडे ने जीवन में संगीत की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए वैदेही कला परिषद की सक्रिय गतिविधियों को समाज और संगीत जगत के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। परिषद के अध्यक्ष भोलानंद झा ने परिषद के कार्यक्रमों में संगीत सहयोग की प्रशंसा की और भविष्य में कई विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन उमेश मिश्र, राजशेखर, उदय जायसवाल, ज्योति रमन झा, राम श्रृंगार पांडे और उदय शंकर मिश्र के संयुक्त दीप प्रज्वलन से किया गया। इस अवसर पर परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर बिहार सरकार से मैथिली अकेडमी को पूर्ण रूपेण संचालित करने की मांग की। भाव सांस्कृतिक कार्यक्रम में शताक्षी मिश्रा, सर्वश्रेष्ठ मिश्र, शिवम मिश्रा और भूमिका का गायन अति विलक्षण रहा, जिससे श्रोता झूमने को विवश हो गए। तबले पर आशुतोष मिश्र का सोलो वादन और राजशेखर की संगति सराहनीय रही। उदय शंकर मिश्र का हारमोनियम पर संगति अति विशिष्ट रही। संपूर्ण कार्यक्रम रविशंकर मिश्र के संयोजन में हुआ, जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन कमलेश झा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर शुभ कुमार बड़नवाल, दिलीप कुमार झा, प्रोफेसर विनोद कुमार झा, सत्येंद्र पासवान समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
बताइएगा, आज वैदिक कला परिषद के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ज्योति मिश्रा हूँ और आज हमारी माँ स्वर्गीय पार्वती मिश्रा की पुण्यतिथि पर वैदेही कला परिषद द्वारा ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है और मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं माता पिता हमारे हैं कृष्णानंद मिश्रा और स्वर्गीय पार्वती मिश्रा। इन्होंने संगीत को मधुबनी में बसाया है और ये आज के कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ हैं, शताक्षी हैं, भूमिका है, उदय शंकर मिश्रा जी हैं, रविशंकर मिश्रा जी दोनों हमारे भाई हैं। यहाँ मधुबनी में संगीत को जोड़े रखे हैं और इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इसी तरह मेरे माता पिता का जो मेहनत है वो आगे जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैदेही कला परिषद बहुत दिनों से ही जारी है। इसकी हरिशंकर संगीत के द्वारा इसका हर महीना ही प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कई बच्चे भाग लेते हैं। बहुत बच्चे यहाँ से आगे भी गए हैं। हर मंथली प्रोग्राम यहाँ होता ही है और हर वार्षिकोत्सव में कुछ न कुछ बाहर से भी कलाकार लाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ, शताक्षी, भूमिका मिश्रा, बहुत सारे बच्चे, शिवम मिश्रा, सौम्या मिश्रा इंडियन आइडल फिल्म आज कुछ व्यवस्था कारण नहीं आ सकी, वो भी हमेशा जाती है। ये संस्था बहुत मेहनत कर रही है, वैदेही कला परिषद। इसका उद्देश्य है, मेरे माता पिता पार्वती मिश्रा, कृष्णानंद मिश्रा का उद्देश्य था यहाँ के बच्चों को आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत सारे लोग गीत सब में आगे बढ़े। उन्होंने बहुत मेहनत की और अभी मेरे छोटा भाई बड़े भाई दोनों ही आते हैं। भैया व्यवस्था कारण बाहर रहते हैं, लेकिन छोटा भाई रविशंकर मिश्रा इसको चालू रखा है और बहुत मेहनत कर रहा है। मेरा सभी से आगे आप लोग भी इस संस्था से जुड़े और इसको आगे ले जाएं, बच्चे लोग को मौका मिले। धन्यवाद। बताइए। चलिए, सभी को नमस्कार। हरिशंकर संगीत महाविद्यालय और वैदेही कला परिषद के तत्वाधान में स्वर्गीय पार्वती मिश्रा जी का पुण्यतिथि और तारीख बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी एक मुख्य कलाकार के रूप में आमंत्रित किया गया और इसका सारा आभार है वो मैं प्रकट करता हूँ रविशंकर मिश्रा और आशुतोष मिश्रा जो बहुत अच्छे से बहुत ही सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो इस संस्था के बच्चे हैं, जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत के उन्नति के बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। हर साल प्रस्तुति होती है, तो एक तरह से शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो ये हर साल इसी तरीके से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ संस्था के। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सर्वश्रेष्ठ मिश्रा एडेड आर्टिस्ट और सेवा है शास्त्रीय संगीत को और भी अच्छा प्रयास होता है और इसी तरीके से हमारी सभी को जो संस्था है उसको आभार। सर, वैदिही कला परिषद मधुबनी के द्वारा स्वर्गीय पार्वती मिश्र के स्मृति दिवस पर वार्षिक उत्सव समारोह मनाया जा रहा है, उसमें आप शरीक भी हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रातः स्मरणीय सूक्ष्म रूप में हम लोगों के बीच विराजमान श्री कृष्णानंद मिश्रा जी और पार्वती मिश्रा दोनों ही हमारे गुरु भी रहे हैं इस क्षेत्र के। वैदेही कला परिषद के द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है और इसको मौलिक तौर पर कहा जाए कि यह संगीतमय यह आयोजन है और मुझे यहाँ बुलाया गया वैसे ही घर की बात है, क्योंकि उस परिवार के जितने भी अभी इस पीढ़ी के लोग हैं वो अभी हमारे बच्चे ही रहे हैं, तो मुझे यहाँ आकर काफ़ी प्रसन्नता मिली। साथ ही जो विरासत में मिला है उन गुरुओं के द्वारा, उसको यह जो नई पीढ़ी है जिसमें उदय शंकर जी, ये रविशंकर जी और इन दोनों के जो अभी अगली पीढ़ी बच्चे हैं, वो सभी इस क्षेत्र में मिथिलांचल में खासकर शास्त्रीय संगीत और जो लोक संगीत यहाँ का है उसका संरक्षण दे रहे हैं और समाज के जो भी ये प्रॉमिसिंग बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में संगीत में अपनी साधना कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय से
उन लोगों का मंगल कामना करता हूं कि वो निरंतर इसको आबादी गति से आगे बढ़ाते रहें। हम लोगों जैसे सामान्य लोगों के द्वारा जहां कहीं जिस किसी भी तरह का सहयोग की जरूरत हो हम लोग साथ रहेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।